आ, साक्षात्कार के इस द्वितीय चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्री कृष्ण शर्मा जी, आपने हमें अपना समय दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे प्रथम चरण में अपनी पुस्तक के बारे में जो हमें बताया, और अब हमारे साथ बड़े विद्वान लोग, बड़े अच्छे रचनाकार हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब को कौन नहीं जानता, और ऐसे ही मंजू सक्सेना जी हैं। और बाकी लोग अभी जुड़े नहीं हैं। तो मैं अभी मंजू सक्सेना जी से निवेदन करता हूं कि वो कृष्ण शर्मा जी से अपने प्रश्न पूछें। स्वागत है आपका। मैंने एक्चुअली में आपका पहला प्रश्न सुना नहीं। नमस्कार रसिक जी। नमस्कार मैं नमस्कार। मैं आपकी आपको वार्ता मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और बड़ी, हम लोग क्योंकि लिखने वाले हैं, साहित्यकार हैं, और मैं कहानी भी लिखती हूँ उपन्यास पे, लेकिन अभी तक मैंने आजमाइश नहीं की है, शायद मेरी इतनी वो क्षमता भी नहीं हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने उपन्यास लिखा है, तो इसमें आप किस तरह से सारी घटनाओं को लेते हैं? मतलब अपने आसपास की घटनाओं को सारे को मिला लेते हैं? हाँ, ये मैं इससे जरा सा हाँ जी। अ, जो उपन्यास है वो कहानी का एक लंबा रूप है। कहानी छोटी हो सकती है, 1 पन्ने की भी हो सकती है, 4 पन्ने की भी हो सकती है, 10 पन्ने की भी हो सकती है। जब हम कहानी को और लंबा करते हैं तो लंबी कहानी बन जाती है। जब हम उपन्यास की बात करते हैं, नॉवल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उस नॉवल में एक जिंदगी का हिस्से को दिखाया जाता है। जैसे हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसमें हम गीत भी गाते हैं, उसमें हम कहानियां भी सुनाते हैं, उसमें हम गुस्सा भी होते हैं, उसमें हम वार्तालाप भी करते हैं। तो एक उपन्यास में जिस तरह मुझे लगता है कि वैसे उपन्यास में ये सब चीजें होनी चाहिए। उपन्यास को लिखते वक्त मेरे मन में ये चीज आती है कि एक आउटलाइन है, एक समरी है, जिसको लेकर मैंने उपन्यास को लिखना है, नॉवल को लिखना है। तो मैं उस उपन्यास को भागों में डिवाइड करता हूँ। उसका जो स्टार्टिंग है वो कैसे होगी, उसका अंत है वो कैसे होगा, उसमें ट्विस्ट है कैसे हो, जिंदगी मतलब एक आदमी की जिंदगी को जैसे हम मूवीज में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि एक पूरी कहानी चल रही है, 3 घंटे में वो पूरी जिंदगी को दिखा देते हैं। ऐसे ही एक नावल में, चाहे वो 100 पन्नों का नावल है, 200 पन्नों का नावल है, उस नावल में हम किसी की पूरी जिंदगी को दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमें वो सब चीजें करनी पड़ती हैं जो हम जनरली करते हैं। उसमें मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, उसमें उस स्थिति का चित्रण किया जाता है जिस स्थिति में हम रह रहे हैं। जैसे अभी मैं एक रूम में बैठा हूँ, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ा हूँ। अगर इसको मैंने दिखाना, आप साहित्यकार हैं, आपको मालूम है कि हमें अगर इसको दिखाना है एक नाटक की तरह कि पंखा चल रहा है, पर्दे हिल रहे हैं, बाहर से आवाज आ रही है, एक कवि है या एक लेखक है, एक कमरे में बैठा है, अपनी चेयर पर बैठा है, उसके मन में भाव चल रहे हैं, तो इसको दिखाते हुए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, उसकी अलग अलग घटनाओं को पिरोते हैं। जब घटनाएं आपस में जुड़ती जाती हैं तो वो एक धारा का रूप धारण करती है, और ऐसे ही एक उपन्यास पूरा लिखा जाता है। और लेखक क्या चाहता है? लेखक चाहता है कि वो अपने उपन्यास में, क्योंकि सेंट्रल आइडिया है, जैसे हर मूवी का एक सेंट्रल आइडिया होता है, कुछ हास्य की मूवी होती है, कुछ ट्रेजेडी वाली मूवी होती है, कुछ एडवेंचर वाली मूवी होती है, कोई साइंस फिक्शन वाली मूवी होती है, उनका एक सेंट्रल आइडिया होता है। ऐसे ही एक नॉवल का सेंट्रल आइडिया होता है, वो पूरी की पूरी कहानी उस सेंट्रल आइडिया के साथ साथ चलती है। तो आप पिंजरे दे आजाद पंछी में हाँ जी। मंजू सक्सेना जी, कृष्ण जी ने इस उपन्यास में रिश्तों को लेकर इसको रचा है। तो उनका कहना है कि रिश्ते जो है पिंजरे से जो है उड़ करके आजाद पंछी होने चाहिए, पिंजरे से उनको उड़ा देना चाहिए, और जैसे वो अपनी जिंदगी जीना चाहे जी सकें। तो आपका रिश्तों के बारे में आपका क्या कहना है? पंडित जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने मंजू ये सवाल सक्सेना में से? से कहा। हाँ जी, हाँ जी। वो इस दिख नहीं रही है, शायद उनका लिंक टूट गया है। हाँ, वो दोबारा से ज्वाइन हो रही है।
ये आप प्रश्न किससे कर रहे हैं, मंजू जी से या मंजू कृष्ण जी से? मंजू सक्सेना जी से। प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न बात करेंगे। अच्छा है। उनसे तो पूछ लिया। तो मंजू सक्सेना जी, आप का डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। जी 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 तो मैं आपसे ये पूछ जी रहा था कि कृष्ण शर्मा जी ने रिश्तों के बारे में ये उपन्यास लिखा है। उनका मानना है कि रिश्ते जो है पिंजरे में बंद नहीं होने चाहिए, आजाद पंछी की तरह उड़ने चाहिए। तो आपका क्या मानना है रिश्तों के बारे में? मेरा मानना है कि रिश्ते आजाद तो होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ दायरे भी होना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते की एक सीमा होती है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता और रिश्ते हमारे इतने पास आ जाते हैं, गंदगी दिखने लगती है, तो फिर वो रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि हर रिश्ते में एक डिस्टेंस, एक उचित दूरी जरूरी है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ और बच्चे का रिश्ता हो। जैसे माँ बच्चे के में आदर सम्मान की एक दूरी होती है, उसी तरह से पति पत्नी के में, इसी तरह से बाकी रिश्तों में भी, जैसे भी जो रिश्ते हैं उनमें उस तरह की कृष्ण शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे मंजू सक्सेना जी बिल्कुल को? आजाद मैं बिल्कुल मन से आजाद। उनकी आवाज नहीं आ रही। जी। मंजू जी की आवाज नहीं आ रही। वो आपने मंजू जी म्यूट कर दिया है। हाँ नहीं, मैं मेरी आवाज आ रही, हाँ, अब मैं आ ये रही। कहना चाहती हूँ कृष्णा जी, आपने सुना मेरी बात? हाँ, मैंने मैंने आपकी बात को सुना कि ठीक है, हमें रिश्तों को स्वतंत्र करना चाहिए, बट एक दायरा होता है, जिस एक डोर होती है जिसके साथ उनको बंधे रहना चाहिए। चाहे रिश्ता कोई भी हो, माता पिता का हो, पेरेंट्स और बच्चे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो और मित्रों का हो। तो हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, तो हमें उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से जी बिल्कुल जी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा कहने का जैसे अभी प्रकाश पांडे जी ने कहा कि रिश्तों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, रिश्ते आकाश में रहने चाहिए। अगर हम बात करें, हम आकाश की तरफ देखें और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पंछी हैं। उन्होंने किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा है। वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं और चिड़िया जाती है, पंछी जाते हैं, दाना चुग कर लेके आते हैं। अगर बच्चे हैं घोंसले में तो बच्चों को आकर बीच बीच में आकर वो खाना खिलाते हैं। वो दायरे में जुड़े हुए हैं पर साथ में स्वतंत्र भी हैं। तो पिंजरा पिंजरा नहीं होना चाहिए, चाहे उसको हम सोने का बना दें, चांदी का बना दें, हीरे का बना दें। पिंजरा नहीं रहना चाहिए, वो स्वतंत्र रहना चाहिए। उसका दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा कहना ये है। ये मेरा ये जी मेरा भी यही कहना है कि हाँ जो जी। हमारे सामाजिक नियम बनाए हुए हैं, वो दायरा हाँ जी। एक होना चाहिए, वो सीमा होना चाहिए। रेखा होना चाहिए। लेकिन आप हाँ जी। पजेसिव ना हो कि माँ या पिता अपने बच्चे के हम्म। लिए पजेसिव है, अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए हम्म। उसमें। उस तरह से हाँ जी। उनका मन मस्तिष्क जो है, उनके विचार जो हैं, वो स्वतंत्र होना चाहिए। वो एक हाँ किसी तो पिंजरे में। हाँ जी। जी बिल्कुल, तो वही वही मैंने कहने की कोशिश की। जब हमें लगता है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल का मतलब जी क्या, मैं अपने जी विचारों को जी किसी पर जी थोप रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम्म, कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, हाँ मेरे हाँ माता पिता, मेरी पत्नी मेरे ही हिसाब से चले, मेरे हम्म, ही कायदे कानून से चले। तो वो चीज गलत है। जी हर इंसान का एक सामाजिक दायित्व होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, बट उसका अपने आप से भी एक दायित्व होता है, हम्म उसका स्वाभिमान होता है। तो मेरा ये हम्म कहना है कि हमें अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हमें लगे कि कोई हमारे उस स्वाभिमान या आत्मसम्मान पर चोट करने की कोशिश कर रहा है, हम्म तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए, ना कह देनी हम्म चाहिए। क्योंकि ये बहुत हम्म, जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हम हम्म, अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, दुखी हाँ होते रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बीमारियां लेंगे।
तो वैसे ही जिंदगी को खराब कर देंगे। नहीं, उसमें तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि हमारे विचार जो हैं वो हमारी स्वतंत्र हैं विचार। हमारी रिश्ते की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन हमारे विचार अलग हैं अपनी। अलग अगर है। मैं हाँ आर्टिस्ट जी। बनना चाहती हूँ तो मैं आर्टिस्ट बनूंगी। मेरी मदर या फादर हम्म। उसमें रोके तो वो ठीक बात नहीं। ठीक बात नहीं है, बिल्कुल सही। तो हाँ, अब ऐसा होता है कि वो मैं चाहते आपका हैं कि मेरी हम। नेट वो हाँ मैं जी। आपका पूरा वो उपन्यास वाला उपन्यास वाला मैं सुनने मैम आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा। आपकी ये आवाज कट रही थी। नहीं, वो मंजू जी आपकी आपका ये उपन्यास जो पढ़ना किताब चाहती है। पंजाबी में है? पंजाबी में है हाँ जी, वो, मेरा। पंजाबी में हाँ, है। मेरा उपन्यास पंजाबी में है। इसका मैंने एक पॉडकास्ट भी जारी किया है। हालांकि क्या, अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम कोई बात कर रहे हैं पंजाबी में, आराम से समझें, तो बहुत सारे शब्द हिंदी से लिए गए हैं पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। देवनागरी का काफी अच्छा असर है। और हम्म, बोलचाल की भाषा में अगर हम हम्म, बात करें, अगर हम ठेठ पंजाबी नहीं बोल रहे, एक सरल स्टैंडर्ड पंजाबी बोल रहे हैं जो कि किताबों में लिखी जाती है, तो एक हिंदी समझने वाला भी उसको 10, 20, 30% तक समझ सकता है। और हालांकि मुझे पांडे जी ने भी कहा कि ये उपन्यास हिंदी में होना चाहिए रूपांतरण। तो अभी तक तो मैंने इस पर थोड़ा नहीं सोचा है, बट हाँ, मैं जरूर इस पर गौर करूंगा कि अगर मैं इस पंजाबी नॉवल को या इंग्लिश नॉवल को दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर सकूं, तो उस पर मैं काम करना हुआ। कृष्ण जी, भाषा को समझना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। पढ़ना तो हमें बिल्कुल हम्म। नहीं आएगा, समझ हम जाएंगे कुछ प्रतिशत। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या लिखना है कठिन कि। है। हाँ जी। तो हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम मूवी देखने जाते हैं। मैंने बचपन में क्षेत्रीय भाषाओं की मूवीज आती थी, DD1 पर आती थी। कोई अब तमिल की मूवी चल रही है, तेलुगु की मूवी चल रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा, पर हम हाव भाव से पता कर लेते क्या बात हो रही होगी। हम अंग्रेजी भाषा की मूवी देखते हैं, हम उस मूवी को देखते समझ जाते हैं कि मूवी किस चीज के ऊपर होगी। ठीक है, हम उसका उस मूवी का 30% जो डायलॉग है बीच में, जिसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, वो हम नहीं समझ पा रहे, बट ओवरऑल मूवी का भाव को हम समझ जाते हैं। ऐसे ही जब हम उपन्यास की बात करते हैं, अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ है, अगर वो पढ़कर सुनाया गया है, तो मुझे लगता है कि उस हाव भाव को जो पढ़ने वाला है, उसका जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, उससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस तरह की कहानी चल रही है। तो बहुत सुंदर बात आप दोनों के बीच हुई और हमने सुनी। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो कृष्ण शर्मा जी, रसिक जी की आज की वार्ता के ऊपर अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। रसिक जी, आपकी पुस्तक का मतलब लिपि जो है ना, गुरुमुखी है या देवनागरी? गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी। गुरुमुखी है ना? ये- हाँ, हाँ, क्योंकि मैं गुरुमुखी है। पंजाब में करीब 5 साल रहा हूँ, हम्म। तो बोली तो गुरुमुखी लिपि। पंजाबी मैं समझ लेता हूँ, हाँ। समझती है। और वैसे भी जो है ना, उत्तर प्रदेश में भी काफी पंजाबी लोग, सब लोग सारे हिंदुस्तान में रहते हैं, तो काफी कुछ हिंदी और बोली पंजाबी मिक्स है। और हम्म। पंजाबी में जो है वो पंजाब के कवियों ने, नानक जी ने, सब ने, गुरु गोविंद सिंह ने ये ब्रज भाषा जो है ना काफी प्रयोग की है। हाँ, लिखा है। पंजाबी जो है हिंदी के काफी नजदीक है। हिंदी का पहले ब्रज भाषा ही होता था जब खड़ी बोली हम्म। नहीं थी तब, हम्म। तो काफी नजदीक है, तो हम भी समझ लेते हैं। हालांकि मैं देर से ज्वाइन किया, तो जो उपन्यास आपने पढ़ा मैंने नहीं सुना, हम्म। मगर जो तमाम यहाँ की बात हुई, आपकी, प्रकाश जी की, मंजू जी की बातें हुई, तो उससे जो मैंने जो भाव निकला वो ये है कि आप मूलतः आपकी उपन्यास का सेंट्रल आइडिया जो है ना, पुरुष स्त्री दोनों तो है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो है हम्म। जो बिल्कुल प्रकाश सही। जी ने आगे का जो है ना विषय दिया है। इसका हम्म। विषय भी मूल सेंट्रल आइडिया तो स्त्री पुरुष विमर्श ही है। हम्म। हम्म। जहां तक रिश्तों की बात है, तो स्त्री पुरुष रिश्ता ही सबसे कठिन रिश्ता है। बहुत कठिन हम्म। डगर वाला रिश्ता है ये, हम्म। जिसको कि सुलझाने के लिए
हमारे वैदिक साहित्य में लिखा है कि दो गाड़ी के पहियों की तरह से अगर आप गाड़ी के दो पहियों की तरह से अगर आप क्या कहते हैं प्रयोग करेंगे, चलेंगे, मानेंगे, तो निश्चय ही उसमें जो है सुविधा होगी। तो गति बनी ये रहेगी। दो पहियों की तरह स्त्री पुरुष रिश्ते को वैदिक साहित्य में रखा गया है, जो कि श्रेष्ठतम साहित्य है दुनिया का। तो ये सबसे कठिन रिश्ता है, इसको निभाना हाँ मुश्किल भी होता है, लेकिन हाँ निभाने के लिए मूल पे जो है ना बातें काफी कही मंजू जी ने भी। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है इसका इसे वो क्या कहते हैं, आपस में सामंजस्य। सामंजस्य, हाँ, तालमेल, सामंजस्य, मर्यादा। मर्यादा। मर्यादा की बात जहां मर्यादा। तक तो हाँ मर्यादा ही है। अगर मर्यादा में, और मर्यादा का अर्थ ये होता है कि दोनों तरफ से मर्यादा हो, एक तरफ से मर्यादा कोई अर्थ नहीं होता, तो दोनों तरफ से मर्यादा हो। तो इसका मैं समझता हूँ आपने अच्छी तरह से उसमें विवरण दिया होगा, मैंने न सुन पाया न पढ़ा, लेकिन जैसा आपने बताया इसका मतलब है कि उसमें विवरण है, और मूलतः मर्यादा का ही हाँ पालन इसमें करने की बात अवश्य होगी हम्म है, क्योंकि मर्यादा के बिना कोई भी रिश्ता चलता नहीं है। लेकिन खासकर ये रिश्ता पति पत्नी का जो कठिनतम रिश्ता है, इतिहास का भी, भूगोल का भी, और सारी दुनिया का, समाज का भी सबसे कठिन रिश्ता है ये, जिनका आजकल जीवन में द्वंद्व जो है इसी रिश्ते में होता है। मूलतः द्वंद्व और रिश्ते में भी होता है, माता पिता के, पिता बेटे पुत्र के, लेकिन ये रिश्ता सबसे कठिनतम रिश्ता है जिसमें द्वंद्व होता है। तो मूल इसमें तब तो मर्यादा ही है। अगर मर्यादा दोनों पक्ष मानेंगे तो अपनी मर्यादा स्थिर रहेगी, तो रिश्ते भी अच्छे चलते रहेंगे। जैसा है कि आपके एक जो है ना युगल, एक युगल के रिश्ते के बारे में जैसे आपने की, कभी कभी लगता है, जो आप बता रहे उपन्यास की बात है, कभी कभी लगता है कि भाई दूसरा पक्ष हमें कुछ ज्यादा दबा रहा है, दबाने वाली बात है ना, तो पिंजरा छोड़ करके उड़ जाना चाहिए। मूल तत्व तो ये आता है कि अगर क्या कहते हैं उसको आप संभाल नहीं सकते हैं, उसका रिफाइनमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसको तोड़ ही देना चाहिए। वो रिश्ता जो जिसको एक खास मोड़ पर ला करके छोड़ना न हो मुश्किल, छोड़ना हो न हो मुश्किल, पहुंचाना हो मुश्किल न हो मुश्किल, तो फिर उसे तोड़ना ही अच्छा। सिनेमा का गीत है ये। हाँ हाँ जहां तक आपके उसकी है, तो शरीर को भी तो पिंजरे ही कहा गया है। पिंजरे के पंछीरे, बिल्कुल सही। गीत भी है, गाने भी, पिंजरे ही कहा गया। शरीर को हम पिंजरी कहते हैं, ये पिंजर, पिंजरी के। पिंजर हाँ अंदर पशु आबद्ध है। जो फिर दर्शन की बात आती है कि पिंजरे के अंदर मनुष्य को, जीव को पशु कहा गया है, क्योंकि वो पाश में बंद रहता है, तो पशु कहा गया है। तो पिंजरे के अंदर जो पशु आबद्ध है, वो अगर मर्यादा में रहेगा, दोनों तरफ से, दोनों पिंजरों में मर्यादा में रहेगा, तो सब ठीक है, सब क्या कहते हैं ठीक ठाक चलेगा। और जहां मर्यादा से कोई भी एक आदमी विपरीत होता है, बस वहीं सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आजकल हम काफी द्वंद्व देख रहे हैं पारिवारिक जीवन में। तो आपका ये उपन्यास जो है सामयिक है, किस सन का है? 2015 का। 2015 में। हाँ, मैंने अपना उपन्यास स्त्री पुरुष विमर्श पर इंद्रधनुष लिखा हुआ है, जो कि 2008 का है शायद। हाँ जी। हाँ, स्त्री पुरुष विमर्श पे है वो क्लियर। तो उसमें भी जो है ना इसी तरह की आदर्श और आदर्श और मर्यादा, दो चीजें मूल तत्व हैं, वो होना चाहिए। उनके बगैर तो इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैं जैसे कि आपने कहा कि स्त्री पुरुष में जो मर्यादा है उसको एक दूसरे को निभाना चाहिए। तो मेरी इस किताब में दो लाइनें लिखी हैं, वो पूरी किताब को बयान करती हैं। वो लाइनें ये हैं
मैं इसको इस तरह बताना चाहता हूँ कि जैसे कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में से उसमें घुली हुई गैस को निकाल दिया जाए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है, उसी से उसकी पहचान होती है। तो अगर कोल्ड ड्रिंक में से घुली हुई गैस को निकाल दिया जाए तो कोल्ड ड्रिंक अपनी पहचान खो देती है। वो सिर्फ पानी ही बचता है उसके अंदर, वो अपनी पहचान खो देती है। ऐसे ही अगर किसी रिश्ते में से अपनेपन और प्यार की भावना को खत्म कर दिया जाए तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, वो बनावटीपन हो जाता है। तो वही तो उस कोल्ड ड्रिंक का इफर्वेसेंस है, उसको यस, निकल जाना है तो कुछ मजा रहता ही नहीं है फिर तो। मजा रहता ही नहीं है। ऐसे ही जब हम प्यार प्यार मोहब्बत जो मर्यादा नहीं रहेगी रिश्ते में तो उसका मजा नहीं रहेगा। और जिंदगी में अगर मजा नहीं है तो फिर उसके रिश्ते का क्या फायदा। इसीलिए फिर क्या करते हैं लोग, विकल्प तलाशते हैं। वो हाँ, विकल्प एक बहुत बड़ी समस्या है और वो एक पतन है। आ, पतन है समाज का, पतन है एक परिवार का, पतन है एक व्यक्ति का। तो वही तो मैंने पूरे कहा, अगर समाज हमें के लगे, पतन है हाँ पूरे समाज का ही पतन है, और पूरी सृष्टि का, समाज पूरी के सृष्टि साथ का, सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि जुड़ी हुई है। तो जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा आचार करते हैं, उसका असर इस सृष्टि के हर कण कण पर पड़ता है। तो अगर कोई अनाचार कर रहा है और वो करते जा रहा है तो उसका असर किसी ना किसी पर पड़ेगा जरूर। ये तो इन्फेक्शन की तरह फिर फैलता है ना, एक से फैलता दूसरा, है, दूसरे फैलता से है। तीसरा, तीसरे से चौथा, और धीरे धीरे वो सब कुछ, सारा समाज और संस्कृति और हम्म। देश, सब कुछ ही जो है ना, डाउनफॉल सबका होने लगता है। डाउनफॉल सबका होने लगता है और सब लोग इसको अपने तरीके जस्टिफाई भी करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और फिर वो उनकी अलग फिलोसफी बन जाती है, उनकी अलग कहानियां बन जाती है, उनके अलग तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। तो शुरू हो ऐसे ही जाता तो द्वंद्व शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही शुरू होते हैं। भाई सभी अपनी हम्म। बात को सही ठहराए। दुर्योधन से भी हम्म। जब पूछा था कि भाई तुम ये सब काम क्यों करते हो, तो हम्म। कहता है कि मुझे ये तो पता है, मैं क्या करूं, धर्म को जानता हूँ, परंतु मैं क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है कि ये मुझे हाँ। अच्छी ही नहीं लगती, मुझे धर्म के प्रति जो है ना कोई आकर्षण ही नहीं होता। तो हाँ। बस वही बात आ जाती है, हर जगह हाँ वही बात बिल्कुल होती बिल्कुल सही, वही बात है। है। धन्यवाद पांडे जी। तो धन्यवाद। अभी कृष्ण जी और डॉक्टर श्याम गुप्त जी की हमने वार्ता सुनी और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अपने विचार व्यक्त किए कृष्ण कुमार शर्मा जी के उपन्यास पर, और अपनी उस पर कृष्ण कुमार शर्मा जी ने अपनी सहमति भी व्यक्त की। और उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते जो है कोल्ड ड्रिंक के गैस की तरह हैं, और अगर गैस उसमें से निकाल दी जाए तो रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। और ये बहुत ही हम्म। अच्छा आपने उदाहरण दिया और ये बात बिल्कुल सत्य है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी रिश्ते जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हम्म। हों, मित्रता के हों, परिचित हों या फिर रोमांटिक ही क्यों न हो। और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर सभी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए रिश्ते निभाना जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। और इस सबसे ऊपर महत्वपूर्ण बात ये कि रिश्ते बनते नहीं हैं एक दिन में, और बिगड़ना पल भर में हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के इस नहीं, साक्षात्कार। पांडे जी से एक सवाल पूछना है, जी। आपसे एक सवाल पूछना है कि आपने सबसे पहले पंजाबी भाषा के कवि को भी क्यों चुना? हाँ। मैं इसके बाद ऑफलाइन करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं वीडियो बंद करता हूँ फिर कुछ बताता हूँ।